हम सेंटर से पीछे गए, क्या मिला? NH। आगे गए, क्या मिला? NH। और आगे गए Cl, इधर गए Cl, इधर गए C डबल बॉन्ड O, इधर गए C डबल बॉन्ड O, और आगे F, और आगे F। क्या हर जगह सेम लोग मिल रहे हैं? कंपाउंड में क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये कंपाउंड की मीसोफॉर्म मानी जाएगी। अगर कभी बोला गया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मीसोफॉर्म का है, तो आपको कितना जोड़ना है कि क्या कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, क्या कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दोनों में से कोई भी एक सिमेट्री है तो मीजो है, वरना मीजो नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा भैया। कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार पढ़ेंगे बस, समझा चुके हैं आपको। वहां क्या लिखा है? अगर किसी सॉल्यूशन में प्लेन पोलराइज लाइट, या आया क्या? प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट किया तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर रोटेट नहीं कर पाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर रोटेट कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव, रोटेट नहीं कर पाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। डिस्टियो रोटेटरी फॉर्म, ये क्या होता है? जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराए वो डिस्टियो रोटेटरी फॉर्म या डी फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म। जो एंटी क्लॉक रोटेट कराए प्लेन पोलराइज लाइट को, उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी फॉर्म या एल फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म। तो भैया वही लिखा है, अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो कंपाउंड डी फॉर्म है, डिस्टियो रोटेटरी फॉर्म है। ये फॉर्म कैसी होती है? ऑप्टिकली एक्टिव। कैसी होती है? ऑप्टिकली एक्टिव। लीवो रोटेटरी, अबे यार अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो वो कंपाउंड की एल फॉर्म होगी, और ये भी कंपाउंड के ये भी कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो डी फॉर्म भी कैसी है? ऑप्टिकली एक्टिव। एल फॉर्म भी कैसी है? ऑप्टिकली एक्टिव। चलो भैया आगे देखते हैं। अब डीएल फॉर्म की बात कर रहे हैं। डीएल फॉर्म 50% मिलाया एल। अबे ये पीपीएल था, यहाँ पे सॉल्यूशन रखा है, सॉल्यूशन से हमने पीपीएल को क्रॉस कराया, तो अभी घूम रहा था क्लॉक, अभी घूम रहा था एंटी क्लॉक। अब एक ऐसा सॉल्यूशन मिलाया जिसमें 50% डी और 50% एल मिलाया, तो जब हमने पीपीएल को क्रॉस कराया तो जितना फोर्स यहाँ से एंटी क्लॉक घुमाने में लगेगा उतना ही फोर्स यहाँ में क्लॉक घुमाने में लगेगा। तो भाई ये घुमाना चाह रहा है इधर और ये घुमाना चाह रहा है इधर, सेम फोर्स के साथ अपोजिट, तो क्या पीपीएल घूम पाएगी? नहीं। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट नहीं घूम पाएगी तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो रेसमिक पिक्चर बच्चा कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये रेसमिक पिक्चर बोल लो या डी फॉर्म बोल लो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो अगले पेज की बात करते हैं, पेज नंबर। वो पूरी कहानी यहाँ पे दिखाई है कि भैया ये नॉन पोलराइज लाइट है, निकोल ब्रिज ने पास कराया। अगर क्लॉकवाइज घूमा तो डी फॉर्म, अगर एंटी क्लॉक घूमा तो एल फॉर्म, वही दिखाया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, मेसोफॉर्म एंड रेसमिक मिक्सचर। अब कैलकुलेशन कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमर की। हम लोगों ने कैलकुलेशन करी थी एक जगह ज्योमेट्रिकल आइसोमर की फॉर्मूले, अगर आपको याद हो, जीआई का एक फॉर्मूला था 2 की पावर n, फॉर्मूला था 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 2 बाई 2, एक फॉर्मूला था 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, n माइनस 1 बाई 2 वाला ऑड पे था, n माइनस 2 वाला इवन पे था। क्या फॉर्मूला याद है भैया? चलो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है किसी भी हालत में, तो ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n होते हैं टोटल नंबर ऑफ कायरल
कायरल सेंटर। एन क्या होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। दो केस हैं। पहला केस, कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। दूसरा केस, कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने? तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। बोलो कैसे? सबसे पहले आप ये पढ़ते हो कि अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को नहीं करेगा। अब यहाँ आप एक केस पढ़ रहे हो, केस में हेडिंग है इफ कंपाउंड में कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है तो कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर निकालिए। आपका दिमाग कहता है यार ये तो गलत है, क्योंकि हमें तो ये पढ़ा है कि ऑप्टिकल आइसोमर तभी शो करेगा जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। हाँ, आपने सही पढ़ा है। अभी वाली बात आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो। हमने ये बोला कि सेकेंड केस तब लगेगा जब कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती हो। है नहीं, क्या हो सकती हो? होने में और हो सकने में अंतर है। क्या अंतर है वो अभी दिखाएंगे। अगर कंपाउंड में किसी भी हालत में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है, जैसे कि ये मोबाइल है, इसको यहाँ से काटूं, दो बराबर काट दिया, हाँ इधर देखो, बीच से काटा, एकदम बीच से काटा, एकदम दो बराबर भागों में काटा। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली? हाँ, कितने लोग कह रहे मिली? हाथ ऊपर, बिल्कुल बराबर से काटा, बिल्कुल बराबर से। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली? अच्छा, क्यों नहीं मिली? क्योंकि एक साइड पे कैमरा है और दूसरे साइड पे कैमरा प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब कंपाउंड एग्जैक्ट दो बराबर भागों में डिवाइड हो। अच्छा, यहाँ से दो बराबर भागों में काटा नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। क्यों? अब ये बताओ, इस पे फॉर्मूला क्या लगाओगे? 2 की पावर n, क्योंकि किसी भी हालत में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल ही नहीं सकती है। अच्छा, अगर मिल सकती तो फॉर्मूला कुछ और लगता। अब मिल सकने का मतलब ये नहीं है कि उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो भी सेकंड केस में देखेंगे। केस नंबर 1, अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्या लेकिन का फॉर्मूला रूम टेंपरेचर पे और तो पैरा का कॉम्बिनेशन में अच्छा, टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे कौन मैक्सिमम? 20 केल्विन पे। एम्फोटेरिक मेटल के सारे नाम बता दो। हाँ ठीक, हाँ वेरी गुड। अब बेटा ये बताओ, ये जो एम्फोटेरिक मेटल है इसने रिएक्शन करी है NaOH के साथ एक बार, KOH के साथ दूसरी बार, MgOH के साथ MgOH का होल ट्वाइस तीसरी बार, और चौथी बार NH4OH से। किस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनी? जैसे बोले, ये जो एम्फोटेरिक मेटल है जिसने बताया, उसने एक बार रिएक्शन करी NaOH के साथ, एक बार रिएक्शन करी KOH के साथ, एक बार रिएक्शन करी MgOH के होल ट्वाइस के साथ, एक बार करी NH4OH के साथ। इनमें से किससे रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी? क्योंकि NH4OH क्या है? वीक बेस। ठीक है, चलो भैया आगे देखो जरा। हाँ, तो A बराबर 2 की पावर n लगाया, क्योंकि कंपाउंड में ये कंपाउंड देखते हैं जरा, कंपाउंड क्या कह रहा है। चलो भैया ये देखो जरा, यहां से कट किया, ऊपर क्या है? CH2OH, नीचे क्या है? CH2OH। अच्छा, तो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल सकती है क्या? पता नहीं, देखते हैं। CH2OH के नीचे क्या है? C डबल बॉन्ड O। यहाँ CH2OH के ऊपर क्या है? CHOH। क्या C डबल बॉन्ड O है? नहीं। यहाँ से कट करो,
तो भी नहीं मिली। यहाँ से कट करोगे तो ऊपर CO है लेकिन नीचे CO नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी हालत में नहीं मिल सकती है। तो फॉर्मूला लगेगा क्या बेटा, A बराबर 2 की पावर n, तो 2 की पावर n, n नंबर ऑफ कायरल कार्बन 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आंसर कितने 8 ऑप्टिकल आइसोमर। ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा, फ्रक्टोज का। किसका स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का। आइसोमर कितने हो गए 8। रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मूला हमेशा हमेशा और हमेशा A/2, हमेशा क्या होगा A/2, कोई भी केस हो तो A/2। A आया कितना 8, तो भैया रेसमिक मिक्सचर कितने बनेंगे 4। आगे देखो क्या बोल रहा है, देखो भैया आगे वाला जो है केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये कहता है कि कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती हो। अब इस बात का मतलब समझना, इसको देख के बताओ इस कंपाउंड में इस समय प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं। अब अगला क्वेश्चन सुनना, अगर हम इसी कंपाउंड में इस H को इधर कर दें, इस OH को इधर कर दें, तो हो सकती है या नहीं? हो सकती है। बात करने पड़ रही ना, कंपाउंड में POS है नहीं लेकिन हो सकती है। ठीक, मत जाना, जिंदा रहना बेटा। अब जैसे हम इसकी बात करें, यहाँ पे CH3, अब इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, घंटा कुछ भी कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, A बराबर 2 की पावर n। लेकिन अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर हम इस H को यहाँ ले आए, सेम कंपाउंड में इस H को यहाँ, इस OH को यहाँ, तो कंपाउंड में क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, इस कंपाउंड में क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। लेकिन अगर हम दो एटम को इंटरचेंज करें तो हो सकती है। तो भैया अब दिमाग ये नहीं मानने की कोशिश करता है कि यार हेडिंग ये पढ़ रही है, क्या हेडिंग पढ़ रही है कि इफ कंपाउंड कंटेन प्लेन ऑफ, कंपाउंड में भी कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन फाइंड आउट द ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। दिमाग ये कहता है कि यार अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही नहीं किसी भी हालत में। यार तुम अंग्रेजी में देखना भूल गए क्या, मैं नहीं बेटा, ठीक है कि हो सकती है। क्या तकिया मंगवाएंगे, पसंद ना अभी तकिया मंगवाइए, आ रही है अभी तकिया ले आओ, अब तो स्वाद तकिया ले आओ रे, ऐसे क्या बोल रहे कि अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर निकालने का फॉर्मूला होगा 2A बराबर 2 की पावर n-1, A बराबर 2 की पावर n-1। अगर नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन नंबर में है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन नंबर में है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन नंबर में है, तो A बराबर क्या बनेगा 2 की पावर n-1। A बराबर क्या बनेगा 2 की पावर n-1। A बराबर क्या बनेगा 2 की पावर n-1। पहला हाइड्रोजन में स्पिन सेम या अपोजिट, बोलो अपोजिट, पक्का, यस सर, वेरी गुड, वापस आओ। हाँ देखो भैया इधर देखो, तो यहाँ पे A बराबर 2 की पावर क्या n-1, रेसमिक मिक्सचर बराबर क्या A/2। अभी बोला था रेसमिक मिक्सचर बराबर हमेशा क्या होगा A/2। भैया ये देखो यहाँ पे एक कायरल कार्बन के, एक कायरल कार्बन के, दो कायरल कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर निकालने का फॉर्मूला ये लगेगा क्योंकि कंपाउंड में हो सकती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 है, इवन नंबर में है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे A बराबर 2 की पावर n-1। n कितना लगाओगे, एक और एक, दो रखा, 2 में से एक गया, एक बचा, 2 की पावर 1, आंसर कितना आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने 2। अब बात कर रहे हैं कि इसके अंदर मीसोफॉर्म कितनी हो सकती है, याद करना अभी बताया था। मीसोफॉर्म तभी होगी
जब कंपाउंड के अंदर कोई भी सिमेट्री हो, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर मेसोफॉर्म कितनी हो सकती है? मेसोफॉर्म निकालने का फॉर्मूला भैया ये रहा। मेसोफॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एक बार याद करते हैं और जिंदगी में भूलेंगे नहीं, कुछ ऐसे याद करेंगे। क्या? 2 की पावर n-2/2। क्या होता है फॉर्मूला? कि 2 की पावर n-2/2। क्या होता है फॉर्मूला? 2 की पावर n-2/2। याद नहीं हुआ क्या? 2 की पावर n-2/2। अच्छा एक बार और लिखते, राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। 2 की पावर n-2/2 खत्म हो गया जिंदगी भर के लिए। ये बताओ मेरी बहन कि चलो बात में पूछिए देखो पूछेंगे यहाँ से नहीं, ये कंफर्म है। पूछेंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से, ये तुम्हें पता है, ये तो तुम बता ही लोगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सब याद होगा, क्योंकि अभी अभी पढ़ाया। पूछा हो जाता है जो पुराना हो। आदमी पुराने को बोलता है तो बोलने नहीं देंगे, चिंता मत करो, पुराने को बिल्कुल नहीं भूलने। इधर देखो भैया, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या? अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है और नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन की जगह ऑड है, तो फॉर्मूला क्या होगा? मेसोफॉर्म का फॉर्मूला। ना मेसोफॉर्म का फॉर्मूला इसके पहले वाले केस में क्या बताया? आवाज देंगे 2 की पावर n-2/2। 2 की पावर n-2/2। चलो थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला यार, ये फॉर्मूला वही है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है? सेम टू सेम वही वाला। कौन वाला? वही वाला। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में केस नंबर 3 ऑड वाला केस, छोटा सा अंतर है, वहां पे था प्लस, यहाँ पे माइनस। सेम फॉर्मूले के साथ अगर यहाँ प्लस कर दें तो ये हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑड वाला केस, और अगर यहाँ प्लस की बजाय माइनस कर दें तो वही ऑड वाला केस हो जाएगा। ये तुम्हारा ये भी ऑड वाला ही केस है, वो भी ऑड वाला केस था। बस यहाँ पे क्या हो, अगर कंपाउंड में क्या हो सकती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो वो वाला फॉर्मूला याद रखो जो याद कराया था वहां पे। 2 की पावर n-1 प्लस की बजाय क्या? -2 की पावर n-1/2। और मेसोफॉर्म याद नहीं करनी थे। अगर ये फॉर्मूला याद है तो इसके आखिरी वाली डिजिट ही क्या होगी? मेसोफॉर्म। इसके आखिरी वाली डिजिट क्या होगी? मेसोफॉर्म। जो आखिरी में लिखा हुआ है, 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 वही क्या होगा? मेसोफॉर्म। बताओ क्या लिखा था? 2 की पावर n-1/2। 2 की पावर n-1/2। 2 की पावर n-1/2। 2 की पावर n-1/2। ये नंबर ऑफ मेसोफॉर्म निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कंपाउंड में क्या हो सकती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या हो सकती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और नंबर ऑफ कायरल कार्बन इवन या ऑड, तो ये फॉर्मूला लगेगा दोनों। कौन सा? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर निकालने का फॉर्मूला a बराबर 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1/2। और मेसोफॉर्म निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n-1/2। और भैया रेसमिक पिक्चर बार बार a/2 क्या होगा? a/2। चलो अगले पेज में बढ़ते हैं, भूलना नहीं फॉर्मूला कोई भी जो याद करा दिया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ, फाइंड आउट द ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अभी आज से प्रेशर बैच स्टार्ट हो रहा है 3 बजे से। आप में से किसी का चेहरा उसमें लिखना नहीं चाहिए। आप में से किसी बच्चे का चेहरा, एक दो बच्चे के फोन आए कि सर हम कल कल पटक के मारेंगे, चीर देंगे 20 से अगर कल वाले फालतू में अभी से हथियार डाल दे दो मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है। साथ में का एग्जाम दो, देखा जाएगा जो होगा। अभी तो ये क्यों सोच रहे हो यार? मतलब हमें इतना अभी नहीं, साथ में का एग्जाम पूरी मेहनत से दो तो भाई, बोल नहीं पाते, गुस्सा आता है भाई। पूरी मेहनत से दो, ये क्यों हार पहले क्यों मान लेते हो? अभी 1 महीना बाकी ना, पूरी मेहनत से
पागलपन से एग्जाम दो, उसके बाद देखा जाएगा वो जो होगा। तो आज प्रेशर बैच 3 बजे से केमिस्ट्री क्लास मेरी स्टार्ट हो रही है। आप में से किसी की शक्ल दिखनी नहीं चाहिए। हाँ, आपका छोटा भाई बहन जो 12th पास हुआ हो उसको आप भेज सकते हो, डेमो क्लास अलाउ करा देंगे। 3 बजे से क्लास है। आप में से किसी भी बच्चे की शक्ल हमें उस बैच में नहीं दिखनी चाहिए। तुम तो 11th में, हाँ 11th वाले बच्चे आ सकते हैं। जो 11th वाले बच्चे हैं वो तो अलग बात है, हमारे लिए पेंटाम मिला के। हाँ तो भैया आज 3 बजे से बैच इसलिए बोल रहे हैं कि आपका कोई छोटा भाई बहन हो जो भाई तुम्हें क्लास करना चाहता हो, तो 3 बजे से फ्रेशर बैच स्टार्ट हो, तो 3 बजे आप उसको भेज सकते हो। क्लास के अलावा ऊपर वाले हॉल में क्लास चलेगी। पहली क्लास मेरी है, 3 बजे से बैच स्टार्ट है। और हाथ जोड़ के विनती है, आप में से कोई भी शक्ल हमें नहीं दिखनी चाहिए, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। 1 महीने पे की पढ़ाई मतलब की पढ़ाई तो उसके बाद दिया जाएगा। हाँ इधर देखो यार भाई, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये कंपाउंड है, यहाँ पे एक कंपाउंड ये है। अब जरा ध्यान देना, इस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन ये, एक कायरल कार्बन ये, एक कायरल कार्बन ये, एक कायरल कार्बन ये। भैया ध्यान देना, पहले कायरल कार्बन गिनो जरा कितने, 1 2 3 4। अब बताओ कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या हो सकती है? हो सकती है। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 मतलब इवेंट हो सकती है। फार्मूला लगेगा क्या, n की वैल्यू 4। आगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। चलो आगे कहानी देखते भैया। फाइंड आउट द ऑप्टिकली, अब आया बेहतरीन क्वेश्चन। फाइंड आउट द ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल। चलो भैया इधर देखो, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने इस कंपाउंड में, ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल। तो यार ये कार्बन बोलो, एक बॉन्ड पे कौन लगा, Br, एक बॉन्ड पे, एक बॉन्ड पे, एक बॉन्ड पे ये पूरा का पूरा ग्रुप। ठीक है, चारों चेहरे डिफरेंट। कार्बन कैसा, कायरल, कार्बन कैसा, कायरल, कायरल कार्बन कितने हैं, 2। ये बताओ इस कंपाउंड में देख के बोलो, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी हालत में मिल सकती है? नहीं। इधर भी आर है, इधर भी आर नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी हालत में नहीं मिल सकती है। तो फॉर्मूला याद हुआ, ऑप्टिकल आइसोमर का क्या लगेगा, 2 की पावर n। अब वो वाला ज्योमेट्रिकल वाला, तो टर्मिनल चेक करो, इसका टर्मिनल ये है, इसका टर्मिनल ये है। याद आ रहा है, टर्मिनल देखते थे। तो यहाँ पे बताओ टर्मिनल जो है सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। वहां भी फॉर्मूला क्या, 2 की पावर n। तो भैया जीआई में फॉर्मूला 2 की पावर n, n नंबर ऑफ डबल बॉन्ड काम के। तो काम के डबल बॉन्ड 1 2 3 4, चारों काम के। तो 2 की पावर 4 कितना आया, 16। ये क्या आया, जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब क्या निकालना है, ऑप्टिकल। ए बराबर 2 की पावर n, n कितने, एक इधर कायरल, एक इधर कायरल, 2 की पावर 2 कितना आया, 4। 16 प्लस 4 आंसर कितना, 30। तो भैया टोटल आइसोमर कितने हो गए, 30। नहीं आया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म। फाइंड आउट द वही कार्बन है, पेज नंबर 5 आएगा। हाँ भैया, एनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल। एनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल। देखो क्या होता है, एनेंसियोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल। जैसे आप ये रखते हो, ये क्या रखा, ई, और यहाँ पे सीसा लगाया, तो ये ई कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो एक दूसरे की जो मिरर इमेज होती हैं वो आपस में क्या होती, एनेंसियोमर। भैया क्या होता है, ये इस तरह से मिरर इमेज जो होती इस तरह से इन्वर्ट हो जाती है। मतलब जैसे ये कंपाउंड है, मेरी बात समझना, ये कंपाउंड है, ठीक, सेम टू सेम ये कंपाउंड है, ठीक। अब इसे एक दूसरा कंपाउंड ये है, दोनों सेम है कि डिफरेंट है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं, आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं,
आइडेंटिकल, सेम कंपाउंड है, आइडेंटिकल। अच्छा, अभी ये कंपाउंड था, अब यहाँ मिरर लगाया तो ये कंपाउंड ये ऐसा हो गया। कुछ चेंज है क्या? हाँ चेंज है। पहले मुंह इधर था, मतलब पहले ये वाला हाथ इधर था, ये जहाँ जहाँ अंगूठी पहनी हुई है वो वाला हाथ इधर था, ये हाथ इधर। तो जब आप शीशा लगाते हो ना तो कंपाउंड ऐसे इन्वर्ट होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने बताया था कंपाउंड पलट जाता है, साला ऐसा पलट देते हैं, समझे नहीं? शीशे में अपने आप को देखते हो, पैर ऊपर भैया, इन्वर्ट का मतलब होता है कि ये कंपाउंड ऐसे है, आप मिरर में देखोगे ये कंपाउंड ऐसा हो गया, ये इन्वर्ट होगा। ये कंपाउंड ऐसा है, देखो देखो ये कंपाउंड, इसको देखना, ये वाला कंपाउंड है, शीशा लगाया ना तो ये कंपाउंड ये ऐसा घूम जाएगा। ऐसा घूमने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? H। अब H आ जाएगा इधर और OH आ जाएगा इधर। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये दोनों आपस में क्या है? एनएनसीओमर। तो क्या समझना, ये पहला वाला, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये क्या? आइडेंटिकल। ये क्या? आइडेंटिकल। ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये क्या? एनएनसीओमर। ये क्या? एनएनसीओमर। ये पहला वाला है और ये आगे हुआ, ये क्या? डायस्टीरियोमर। जो दोनों नहीं होगा वो होगा डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर पहचान नहीं पाओगे, डायस्टीरियोमर सिंपल सा केस है। जो एनएनसीओमर नहीं होगा, जो आइडेंटिकल नहीं होगा, वो क्या होगा? डायस्टीरियोमर। भाई मेरे अभी तक देखना, ये बताओ ये पलटा या नहीं पलटा? पलटा। एनएनसीओमर इधर आओ, ये देखो, ये H यहाँ, ये OH यहाँ, ये OH इधर था, पलट गया, OH पलट गया, H पलट गया, पूरा पलटा, क्या हो गया? एनएनसीओमर। अब देखो, पहले को देखो, तीसरे को देखो, पहले को देखो, तीसरे को देखो, क्या ये दोनों बिल्कुल सेम है? नहीं है। क्या ये पूरा पलटा? नहीं पलटा। तो ना आइडेंटिकल ना एनएनसीओमर, तो क्या हो गया? डायस्टीरियोमर। क्या हो गया? डायस्टीरियोमर। भैया अब जरा ध्यान देना, ये पहला और ये चौथा। अब देखो क्या बिल्कुल सेम टू सेम है? नहीं। अच्छा, अब देखो क्या एनएनसीओमर है? नहीं। अगर एनएनसीओमर होता तो दोनों H इधर और दोनों OH उधर। एनएनसीओमर भी नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है, क्या हुआ? डायस्टीरियोमर। तो भैया पहला दूसरा एनएनसीओमर, तीसरा चौथा एनएनसीओमर, पहला तीसरा डायस्टीरियोमर, दूसरा Cl B। सबसे पहली बात बताओ, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है या डिफरेंट है? सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम या डिफरेंट? सेम। मॉलिक्यूलर मास सेम है, सबसे पहला काम यही देखना। इससे भी गलतियां होती हैं, 2 बार क्वेश्चन पूछा है कि बोथ आर द, अब आइसोमर खटाखट निकालने लगते हो। सबसे दुनिया में आइसोमर तब तक नहीं होगा जब तक मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं होगा। कोई भी आइसोमर स्ट्रक्चर या स्टीरियो दोनों के लिए मॉलिक्यूलर मास पहली कंडीशन में सेम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास सेम है। भैया नंबरिंग करते हैं, 7th में टॉप पे कौन बैठता? F। फिर एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा, सबसे कम। नंबर बोलो 1, नंबर बोलो 2, नंबर बोलो 3, नंबर बोलो 4। भैया 1 से 2 से 3 से 4 घूम गए, बोलो क्रॉस या एंटीक्लॉक? R या S? पक्का क्या? लिख लिया भैया, इधर आ जाओ, नंबरिंग करो। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, पता नहीं क्या हुआ। देखो अब बताओ क्या सही आएगा या 4 को डंडा मारे? क्या डंडा मार के नीचे आएंगे क्या? 4 आया, 1 पे 1 गया, 3 पे 3 गया, 4 पे ऊपर वाले को टच नहीं करेंगे। तो भैया रीअरेंज करा के ये बनाया। देखो F आ गया इधर, I आ गया इधर, C आ गया इधर, तो ये हुआ F, ये हुआ I, ये हुआ Cl, ये हुआ Br। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आया ऐसा। वैसे भी देखो ना, ये जो दिख रहा था ये वो नहीं था, ये था कौन? ये तो तब पता चला
लेकिन जो लिख रहा था वो नहीं था, था कुछ और, था कौन ये। जब देखा तब समझ में आया कि यार जो ये था जिसको हमने मना किया था वही तो ये था, दोनों के दोनों सेम। भैया नीचे फ्लोरीन, नीचे फ्लोरीन, लेफ्ट हैंड साइड आयोडीन, लेफ्ट हैंड साइड आयोडीन, राइट हैंड साइड क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, ऊपर क्लोरीन, ऊपर क्लोरीन। लेकिन पहले ये लिख रहा था, ये गलत था और काट पे लाना पड़ेगा। सही कंपाउंड ये है, दोनों को देख के पता चला कि दोनों कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो R से R आइडेंटिकल, S से S आइडेंटिकल, R से S एनेंशियोमर, S से R एनेंशियोमर। हाँ, अब अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है, एक कंपाउंड ये है, दूसरा कायरल कार्बन ये, एक कायरल कार्बन मान लिया ये वाला है, एक कायरल कार्बन ये वाला है और दूसरा कायरल कार्बन ये वाला है। हाँ भैया इधर ध्यान देना। अब इस कायरल कार्बन पे मान लिया R फॉर्म आई, मान लिया इस कायरल कार्बन पे मान लिया S फॉर्म, मान लिया। अब तुम्हारी कुछ भी आए, S S आए, R R आए, R S आए, कोई मतलब नहीं, हमने मान लिया ये R आया, ये S आया। ऐसे ही एक कंपाउंड और था, मॉलिक्यूलर मास सेम था, फर्क इतना हुआ कि अब जो यहाँ पे आया, यहाँ पे तो ये हो गया S और ये हो गया R। तो देखो दो कायरल कार्बन थे, R वाला क्या हुआ S और S वाला क्या हुआ R, तो दोनों एनेंशियोमर, दोनों क्या हुए एनेंशियोमर। अब सुनना, R वाला R रहता, S वाला S रहता, आइडेंटिकल। अब सुनना अगली बात, R वाला S हो जाता, S वाला S ही रहता, जो एनेंशियोमर नहीं, जो आइडेंटिकल नहीं, वो क्या बचा कुचा डायस्टीरियोमर। फिर सुनना, फिर सुनना, फिर सुनना, फिर सुनना, फिर सुनना, R था S था, R वाला S हुआ, S वाला R हुआ, सब पलट गए। तो एनेंशियोमर R था R रहा, S था S रहा, आइडेंटिकल। R वाला S, लेकिन S R वाला S हो गया, लेकिन S वाला S ही रहा, डायस्टीरियोमर। या S वाला R हो गया, लेकिन S वाला R हो गया, R वाला R ही रहा, तो ही डायस्टीरियोमर। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। एक बात, सारी फॉर्म पलट जाए तो एनेंशियोमर, सारी फॉर्म सेम रहे तो आइडेंटिकल, जो दोनों ना हो वो डायस्टीरियोमर। बात खत्म, आगे देखते हैं। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। हाँ इधर देखो जब एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका। ध्यान देना, which of the following compound cannot be rotate the ppn? इनमें से कौन है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करा पाएगा? जो रोटेट करा पाएगा वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो रोटेट नहीं करा पाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो घुमा के क्या पूछ रहा है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव? यही तो पूछ रहा है कि कौन है जो रोटेट नहीं करा पाएगा, मतलब ये पूछ रहा है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो भैया इसकी बात करें हम लोग, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें। देखो दोनों के चेहरे अलग, याद आ रहा है भाई चेहरे वाला के, दोनों के चेहरे अलग। अच्छा, और दोनों में से कोई भी एक बल्कि, हाँ भैया बल्कि दोनों बल्कि हैं, 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। भैया यहाँ पे ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और कंपाउंड में कायरल कार्बन भी है, एक इधर कायरल कार्बन है और एक इधर कायरल कार्बन है, दोनों कायरल कार्बन है, कोई सिमेट्री नहीं है, कंपाउंड 100% ऑप्टिकली एक्टिव। पूछा कौन क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये हुआ नहीं। आंसर क्या, नन ऑफ दिस। आईडी का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेकार सा क्वेश्चन है। चलो भैया ये देखो, इरिथ्रियोफॉर्म, इरिथ्रियोफॉर्म और थ्रियोफॉर्म होती क्या है देख लेना।
ई में ऊपर और नीचे वाले दोनों, अच्छा तो ये जो लिखा हुआ है कौन सा ई सही है, ऊपर वाला नीचे वाला? सही है ऊपर वाला। अब बात बताओ, ई का मतलब क्या? ऊपर और नीचे वाले जो डंडे हैं सेम साइड पे या अपोजिट साइड पे? बस ऐसा जुगाड़ है, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, ऐसा कोई एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। याद रखने का जुगाड़ है कंपाउंड देख के कि जब इरेक्ट्रो की स्पेलिंग किससे स्टार्ट? ई से, तो ई में दोनों डंडे सेम साइड पे। तो अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पे है तो इरेक्ट्रियो, सेम साइड पे नहीं है तो ट्रियो। खत्म बात। दोनों बंदे सेम साइड पर हैं तो इरेक्ट्रियो और दोनों अपोजिट साइड पे हैं तो ट्रियो। खत्म। इतनी बात में रखना। चाहे OH OH सेम साइड पे तो ये आपका हो जाएगा इथ्रियो, अपोजिट तो क्या हो जाएगा? ट्रियो। तो इथ्रियो याद रखना, ट्रियो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। इथ्रियो का मतलब ई का मतलब दोनों डंडे सेम साइड, मतलब दोनों फंक्शनल सेम साइड, PR सेम साइड, OH OH सेम साइड, CL सेम साइड, I सेम साइड। सेम साइड पे तो क्या होगा? इथ्रियो, और अपोजिट पे क्या होगा? ट्रियो। काम हो गया, खत्म। पेज नंबर 9 पे आते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पे। देखो भैया, स्ट्रक्चर में पहली ब्रांच चेन आइसोमेरिज्म। हाँ भैया, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम हो लेकिन चेन डिफरेंट हो, ऐसे आइसोमर को चेन आइसोमर कहते हैं। चेन कब डिफरेंट मानी जाएगी? जब मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन बराबर नहीं होंगे। क्या हुआ? को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? नहीं यार, हाँ ध्यान दो, वो भी पढ़ने आया है। हाँ ध्यान दो भैया जरा, पर एक बात ध्यान रखना, अगर पढ़ने लगे और पंखे के आसपास पहुंचे तो पंखे सारे बंद करा देना। हाँ कुशवाहा जी, पंखे सारे बंद कर दो। अरे मर ना जाए हमेशा। चला दो, खिड़की खोल दो। सर एक बच्ची की जान बचा टीवी बंद हो जाएगी। हाँ भैया ध्यान देना, इधर ध्यान देना। आप जैसे ये कंपाउंड है अपने पास, इसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। इधर देखो 1 2 3 4। तो मेन चेन में कार्बन बदल जाए। मेन चेन में जब आईपीएससी करते हो ना तो मेन चेन लेते हो, चेन बदली तभी मानी जाएगी जब मेन चेन में कार्बन बदले हो। मेन चेन में कार्बन 5, मेन में कार्बन 4, मतलब कार्बन चेन बदल गई। मेन चेन में कार्बन 6, मेन चेन में कार्बन 4, मतलब कार्बन चेन बदल गई। कार्बन चेन बदली हुई तभी मानी जाएगी जब आईयूपीएससी करते टाइम पे मेन चेन में कार्बन अलग अलग होंगे और टोटल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सेम। तो भैया टोटल मॉलिक्यूलर मास, यहाँ कार्बन गिनो 1 2 3 4 5, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम। लेकिन मेन चेन में कार्बन 5, मेन चेन में कार्बन 4, मतलब चेन डिफरेंट है। और चेन डिफरेंट है तो कौन सा आइसोमर? चेन। ये भी देखो, ये भी देखो, मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 1 2 3। मेन चेन में कार्बन 3, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5। ओवरऑल कार्बन तीनों में बराबर है, लेकिन यहाँ मेन चेन में कार्बन 5, यहाँ 4 और यहाँ 3। मेन चेन
चेन में कार्बन बदल जाए, इसका मतलब चेन बदल गई, और चेन बदल गई तो कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? चेन आइसोमर। भैया अब जैसे ये है, कितने कार्बन है? कितने कार्बन? 5। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6। ठीक, अब जरा ध्यान देना, इसी को हमने ऐसे बनाया, 1 2 3 4, ठीक, ये 5 ये 6। जब इसको मेन चेन में लोगे तो मेन चेन में कार्बन कितने आएंगे? 6। इसको मेन चेन में लोगे तो भी कार्बन कितने आएंगे? 6। अगर तिरछा कर देने से क्या चेन बदलेगी? नहीं यार, चेन तो तभी बदलेगी जब आईयूपीएसी करते टाइम पे मेन चेन में, आईयूपीएसी करते टाइम पे मेन चेन में कार्बन बदल जाए। अभी मेन चेन में कार्बन 6, अबे तिरछे होने पे क्या कार्बन बदल गए? अभी भी मेन चेन में कार्बन 6, मतलब ये दोनों आपस में चेन आइसोमर नहीं होंगे। ध्यान देना, जैसे यहाँ पे अब ये कंपाउंड है, भैया ध्यान देना, इधर जैसे हम लोग के पास कंपाउंड ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH 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 सिंगल। आराम करो, इधर छोड़ो भाई, ये छोड़ो, आराम से हो जाए, छत रखना, गिरे ना, गिरे ना, बढ़ गई ना, बढ़ गई, ध्यान देना, हम लोग बात करने जा रहे हैं चेन। तो चेन में मेन चेन में कार्बन डिफरेंट हो, मेन चेन में कार्बन डिफरेंट होंगे तभी चेन बदलेगी, वरना चेन नहीं बदलेगी। अब आते हैं सेकंड आइसोमर पे, पोजीशन आइसोमर पे। भाई मेरे जितना टाइम हम लोग को स्ट्रक्चर स्टीरियो में लगा था ना, उससे आधे से मतलब जिनकी वैलेंसी 1 से ज्यादा, वैलेंसी 2 होगा तो शो करेगा, 3 होगा तो शो करेगा। अगर वैलेंसी 1 है फंक्शनल ग्रुप की तो वो मेटामेरिज्म नहीं शो कर सकता, क्योंकि मेटामेरिज्म में एक्सचेंज होता है। क्या एक्सचेंज होता है? एल्केन। कैसे? वो अपन अभी देखेंगे। पहले हमें ये बताओ कि ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये CHO बताओ, CHO की वैलेंसी कितनी? 1, नहीं शो करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की वैलेंसी 1, नहीं शो करेगा। COCl की वैलेंसी 1, नहीं शो करेगा। RNH2 की वैलेंसी 1, नहीं शो करेगा। मेटामेरिज्म अल्कोहल की वैलेंसी 1, नहीं शो करेगा। थायो अल्कोहल की वैलेंसी 1, नहीं शो करेगा। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, ये ईथर की वैलेंसी 2 शो कर सकता है, करेगा ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये ऐसे एक पेन दो, ऐसा पेन किसी के पास हो, क्या लो, ये वे बोलो, अब देखो इस वाले हाथ पे क्या है? ये लेकिन इसका वाला ना, हेलो, अरे नहीं चाहिए लोग, हाँ इधर देखो, इधर देखो भैया, ध्यान देना, इस वाले हाथ पे क्या है? लाल वाला पेन, इधर क्या है? लाल वाला पेन। अब दोनों को एक्सचेंज किया हमने, क्या किया? ठीक है, लेकिन अभी भी दोनों पे क्या है? सेम। अभी वैलेंसी 1 से ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वैलेंसी 1 से ज्यादा हो गई, हाँ 2 हो गए तो 100% मेटामेरिज्म शो करेगा। नहीं यार, अगर दोनों पे एक्सचेंज बदला हुआ हमें दिख रहा है, हाँ बदला तो हमने बदला तो, लेकिन क्या तुम्हें बदला हुआ समझ में आ रहा है? नहीं। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ भैया बदला, और अगर बदला तभी मेटामेरिज्म है, वरना मेटामेरिज्म नहीं है। तो बहुत बार ऐसा फोन किसका था पता नहीं, इसका तो खाली हो गया, ये था ये वाला, मेरा ज्यादा भरा था। हाँ भैया ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। हाँ, तो हमने बोला कि जैसे ईथर है अपने पास, तो ईथर शो कर सकता है, मेरा वाला ईथर शो कर
मेटामेरिज्म में मेटामेरिज्म में हम लोग एल्केन ग्रुप चेंज करते हैं। तो एल्केन में से एक कार्बन उठा के इधर लगाते हैं। अब यहाँ कार्बन है ही कितना, एक, उसको भी हटा दिया तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, ये ईथर ही नहीं रहेगा। तो ये ईथर मेटामेरिज्म से नहीं कर सकता। मेरी बात समझे नहीं? आप समझोगे, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास है CH3 CH2 तो CH3। अब इधर ध्यान देना, यहाँ पे O है और यहाँ से ध्यान देना, एक CH2 को हटाया और यहाँ पे लगाया, यहाँ से एक CH2 को हटाया और एक CH2 को हटा के यहाँ पे लगा दिया। अब जरा ध्यान देना, अब क्या बना, इस O के इस तरफ क्या है, CH2 CH3 और इस O के इस तरफ क्या है, CH3। पहले हमें इसका नाम बताना, इसका नाम है मेथिल एथिल ईथर। क्या नाम है? मेथिल एथिल ईथर। इसका नाम बताओ, मेथिल एथिल ईथर। सेम या डिफरेंट? तुमने बदला तो, लेकिन बदला नहीं। तुमने बदला, तुमने अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करी, बदला, लेकिन बदलने के बावजूद भी कंपाउंड सेम है। जो कंपाउंड ये है वही कंपाउंड ये है। अबे मेरे भाई, बस इस कंपाउंड को ऐसे कर दो तो ये नया कंपाउंड दिख जाएगा। दोनों सेम है, किसी कंपाउंड को पलटने से नया कंपाउंड नहीं बन जाता है। कंपाउंड जो ये है वही ये है, दोनों कंपाउंड एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, अभी क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि एक साइड पे एथिल, एक साइड पे मेथिल, यहाँ भी वही है, एक साइड पे एथिल और एक साइड पे मेथिल। अगर एल्किल बदल जाता तो यहाँ पे मेटामेरिज्म होती। एल्किल नहीं बदला है तो मेटामेरिज्म नहीं होगी। अब समझ में आएगा जब एग्जिस्ट करेगी। तो ये वाला एग्जांपल जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ये सेकंड एग्जांपल इसी में, हाँ ये एग्जांपल देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे अपने पास है ये लगा CH2, ये लगा CH3, ये लगा CH3, ये लगा CH2, इधर O CH2 CH3। हमें एक बात बताओ, O के एक साइड पे कितने कार्बन, दूसरे साइड पे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज करके देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं हुआ। एक साइड से एक CH2 को हटा को इधर लगा लो, या इधर से हटा को इधर लगा लो, कहीं से भी तुम्हारी इच्छा जहां से करे। तो मान लो यहां से हटा के इधर बढ़ा लिया, तो अब बनाया CH3 CH2 और CH2 के बाद यहाँ पे एक CH2 ये वाला और आ गया, बगल में कौन लगा, O, बचा क्या, CH3। अब जरा बताओ, ऊपर वाले कंपाउंड में दोनों साइड पे क्या लगा था, एथिल एथिल, अब क्या लगा है, मेथिल प्रोपिल। बदला या नहीं बदला? बदला तो 100% यहाँ पे मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करेगी। अब दिमाग में बिठाना है, सबसे छोटा ईथर 4 कार्बन का होता है जो मेटामेरिज्म शो कर सकता है। 3 कार्बन का शो नहीं कर रहा था, 2 कार्बन का शो नहीं कर रहा था। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है कि सबसे छोटा ईथर बताओ कितने कार्बन का होता है जो मेटामेरिज्म शो करे। तो सबसे छोटा ईथर कितने कार्बन का, 4 कार्बन का है। हाँ भैया इधर ध्यान देना, यहाँ पे बाइवैलेंट हमने फंक्शनल ग्रुप दिखाए हैं कि पहली कंडीशन क्या है, मोनो। ये कंफर्म है कि अगर एक हाथ है, अगर मोनोवैलेंट है तो किसी भी हालत में मेटा शो नहीं करेगा। कम से कम कैसा होना चाहिए, बाइवैलेंट। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर फंक्शनल ग्रुप बाइवैलेंट है तो 100% शो करेगा, तो शो कर सकता है। मतलब उसने मेटामेरिज्म का पहला गेट क्रॉस कर लिया। अब दूसरे गेट पे क्या कहा हुआ है, दूसरे गेट पे ये कहानी है कि अगर कार्बन हमने बदला और बदला, हमारे बदलने के बाद एक्चुअल में अगर बदल गया, एक्चुअल में अगर बदला तो मेटामेरिज्म होगी, वरना मेटामेरिज्म नहीं होगी। जैसे इधर बाइवैलेंट तो था, 2 कार्बन का इधर शो नहीं कर रहा, 3 कार्बन का इधर शो नहीं कर रहा, लेकिन 4 कार्बन का इधर शो कर रहा था। तो भैया अब आ जाओ, बाइवैलेंट एग्जाम्पल दिखाए हैं, अब इसकी कहानी क्या क्या लिखी देखते चलना। सबसे क्या लिखा, देखो सबसे छोटा ईथर
4 कार्बन का होता है जो मेटामेरिज्म शो करता है। सेम फॉर द सेकेंडरी अमीन एंड थायोईथर। थायोईथर सबसे छोटा कितने का? 4 का। सेकेंडरी अमीन सबसे छोटी 4 की, जो शो करेगी क्या? मेटामेरिज्म। भैया हमने बोला कि यार ये बताओ CH3 NH CH2 CH3, पहले बताओ एमीन प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। कौन सी एमीन? सेकेंडरी। कार्बन कितने हैं? 1 2 3। भैया सबसे छोटी अमीन कितने कार्बन की हो? 4 कार्बन की, तभी मेटामेरिज्म शो करेगा। तो ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। भैया ईथर कितने कार्बन का? 4 का। सेकेंडरी अमीन कितने की? 4 की। थायोईथर कितने का? 4 का। जब कम से कम 4 कार्बन होंगे तभी मेटामेरिज्म शो करेगा, वरना मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अगला पॉइंट क्या भैया? क्या पॉइंट है? देखो हैशटैग सबसे छोटी टर्सरी अमीन कितने कार्बन की? 5। सबसे छोटी टर्सरी अमीन 5 कार्बन की होगी, तभी मेटामेरिज्म शो कर पाएगी। चलो हम अमीन बना रहे हैं। बोलना CH3 CH3 CH3, बताओ मेटामेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। कार्बन कितने हैं? 3। बोलो मेटामेरिज्म अब शो करेगा? नहीं। कार्बन 1 2 3 4 कितने? 5। अब बोलो शो करेगा? हाँ। कार्बन 2 2 4 और 1 5। सबसे छोटी टर्सरी अमीन 5 कार्बन की होगी, तभी मेटामेरिज्म शो करेगा। 5 से ज्यादा सब शो करेंगे, 5 से कम वाले टर्सरी अमीन शो नहीं करेंगे। आगे की कहानी पेज नंबर 13। हाँ, देखो भैया वही दिखाया हुआ है जो एग्जांपल बीच ऑफ द एक क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसको which of the following कैन नॉट बी शो मेटामेरिज्म। कौन है जो मेटामेरिज्म शो नहीं कर रहा है? सुना आंसर नहीं बोलना, पहले में ये बताओ। पहले हमें ये बताओ ईथर है क्या? यस सर। कितने कार्बन है? 5। शो करेगा? बोलो टर्सरी अमीन है क्या? कार्बन 3 2 5 1 6। कम से कम कितने? 5 है। कितने? 6। शो करेगा। अच्छा ईस्टर शो करेगा क्या? अब सुनना, अगर ऑप्शन अभी टिक नहीं होता और हम रिवीजन नहीं कर रहे होते, हम पहली बार ये क्वेश्चन आपको देते, आपने पहली बार नहीं पढ़ा होता, तो आप जल्दीबाजी में ये आंसर लगाते, क्योंकि आपको लगता कि यार ये एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझना। CH3 COO CH3 IUPAC में हमने आपको बताया था ईस्टर का सफिक्स होता है OA। क्या होता है? OA। नाम हुआ मिथाइल इथेनोएट। अगला कंपाउंड बना रहे हैं भैया। कार्बन गिनो 1 2 3। कार्बन गिनो 1 2 3। हाइड्रोजन 3 और 3 6। 5 और 1 6। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम। यहाँ पे नाम है मेथिल इथेनोएट और यहाँ पे नाम है एथिल मेथेनोएट। दोनों के IUPAC नेम सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। IUPAC नेम डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, मतलब 100% आइसोमर तो है, कोई डाउट नहीं। भैया कौन सा आइसोमर चेक करते हैं? भैया पोजीशन हो नहीं सकता है, चेन हो नहीं सकता है। अब बचा कौन सा? मेटा। एक साइड पे लगा है एथिल और एक साइड पे लगा है मेथिल। एल्केन ग्रुप बदला या नहीं बदला? बदला। 100% कौन सा आइसोमर? मेटा आइसोमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना। सबसे छोटा ईस्टर कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का। सबसे छोटा कितने कार्बन का? मोबाइल आ गया ठीक है। सबसे छोटा कार्बन कितने का होता है? 4 का। सबसे छोटा कितने का होता है? 4 का। सॉरी गलत हो गया। सबसे छोटा ईस्टर 3 कार्बन का होता है जो मेटामेरिज्म शो करता है। ये याद रखना, सबसे छोटा ईस्टर कितने का? 3 का। तो ये भी शो करेगा। अबे ये कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के हाथ कितने? 1। मोनोवेलेंट कितने भी कार्बन हो, मोनोवेलेंट वाला कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। आंसर हुआ चौथा। अगला क्वेश्चन आंसर बताना।
Which of the following compound show metamerism? पहले बताओ क्या ये ईथर है? Yes, sir. कार्बन बताओ कितने? 1 2 3 शो करेगा नहीं, कम से कम 4, बेकार हुआ। ये क्या ईस्टर है? हाँ, सबसे छोटा ईस्टर 3 का है, कितने? 2, बेकार हुआ भैया। SH का मतलब एक हाथ होता है, मोनोवैलेंट कितने भी हो शो नहीं करेगा। ये कौन है? ईस्टर। अभी देखो किसी का कितने कार्बन का ईस्टर? 2 और 1 3 कार्बन का ईस्टर 100% मेटामेरिज्म शो करेगा। तो भैया आंसर इसका हो गया तीसरा। अब देखो जरा आगे कहानी। विच ऑफ द फॉलोइंग, फटाक से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी शो मेटामेरिज्म? चलो देखते हैं। ईस्टर है 4 का, अबे 3 का शो करता है तो 4 का तो शो करेगा ही करेगा। सेकेंडरी एमीन 5 की 100%, कम से कम कितने होने चाहिए? 4। टर्सरी एमीन में कितने होने चाहिए? 5 है, कितने? 3 2 5 6 7 8, बिंदास शो करेगा। आंसर तो क्लियर हो गया दूसरा, लेकिन क्यों? रीजन सुनना। सबसे छोटा कीटोन कितने का? 5 का, तभी मेटामेरिज्म शो करेगा। ये किसी भी हालत में मेटामेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? अबे ये बताओ, इसका नाम क्या? 2-ब्यूटेनोल। अब तुमने एल्केन चेंज किया, CH2 को यहाँ भेजा, तो इधर बचा क्या? CH3। इधर क्या हुआ? C डबल बॉन्ड लो, उधर CH2 CH3, नाम क्या? 2-ब्यूटेनोल। इसका नाम भी क्या? 2-ब्यूटेनोल। दोनों सेम है। 4 कार्बन का कीटोन कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करता है। कम से कम कार्बन कितने? 5। सबसे छोटा कीटोन कितने का? 5 का। हाँ, ये लिखा हुआ है, सबसे छोटा कीटोन 5 का होना चाहिए, तभी मेटामेरिज्म शो करेगा। हाँ भैया जरा ध्यान देना। टॉटोमेरिज्म और क्रिप्टोआइसोमेरिज्म आखिरी पॉइंट है, यहीं से कल खत्म करेंगे इस चैप्टर की कहानी खत्म। टॉटोमेरिज्म बचा हुआ है। सबसे भाई आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा चैप्टर था, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा हुआ है। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वन में एस ब्लॉक, उसमें टाइम नहीं लगेगा, 2 लेक्चर में एस ब्लॉक अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक लेक्चर पे फर्स्ट डे और एक लेक्चर पे सेकंड डे। इसके क्वेश्चन अपने पास टाइप रखे हुए हैं, अभी नहीं करा सकते क्योंकि टॉपिक नहीं खत्म हुआ है। कल इसके क्वेश्चन लगवा देंगे और एस ब्लॉक में फर्स्ट डे की कहानी स्टार्ट कर देंगे, कोशिश करेंगे खत्म करने। कल मिलते हैं सुबह सेम टाइम पे लगभग 8:15 पे। आज थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए क्षमा करें। तो कल मिलते हैं 8:15 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बताएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा काम है। तो आज क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा नेक्स्ट टाइम पर। धन्यवाद।